इस सीरीज की पहली पार्ट की स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा भयानक मंजर। यहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं और कोई बता रहा होता है कि ये कंटिनेंट पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। हम 10 नाइट से हमें इस कंटिनेंट के प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता था और हमने पूरी लाइफ की ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंस लिए हैं जहाँ पर हमारी लगभग मौत ही हो गई थी, हम मरी गए थे। इतने ज्यादा भयानक एक्सपीरियंस है हमारी लाइफ के। लेकिन इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी एक समय ऐसा आ गया जहाँ पर हमारी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची और हम लोग इस कर्स्ड यानी कि एक ऐसी श्रापित जगह पर मारे गए यहाँ पर कई सारी नाइट्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और सारे के सारे इतने भी लोग भी यहाँ पर फाइट करने के लिए आए हुए थे, सबके सब मारे गए हैं। और उन्हीं में से एक बंदा बचकर वहां से जा रहा होता है और हाफते हुए एक बहुत बड़ा हैमर अपने हाथ में घसीट कर ले जा रहा है और हमें बताया जाता है कि जो सारा का सारा ये घटना यहाँ पर हो रखी है और इतनी तबाही मच रखी है और इतने ज्यादा लोग मारे गए हैं, वो सब सिर्फ एक ही बंदे के कारण हुआ है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक बहुत भयानक बीस्ट को दिखाया जाता है और इस बीस्ट का नाम ग्लूटनी होता है या द डीमन बीस्ट लॉर्ड, जो ही किसी की तरफ अपनी उंगली दिखाते उससे कहने में लगा होता है, क्या कहा तुमने कि तुम्हारा नाम क्या है? तुमने बताया कि तुम्हारा नाम टिनी है। तभी हमें उसके पैरों के पास एक इंसान को दिखाया जाता है, वही इंसान जो कि हैमर घसीट कर वहां से ले जाने में लगा हुआ था। इस समय पता चलता है कि इस बंदे का नाम टिनी है और वो डीमन बीस्ट यानी कि वो बीस्ट लॉर्ड ग्लूटोनी वो उससे कहने में लगा हुआ था कि वाकई में मैं मान गया कि तुम इस कंटिनेंट के वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट इंसान हो, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। और लेकिन तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम मुझे बिल्कुल भी चोट पहुंचा सको या फिर हरा सको या फिर मुझे मार सको। लेकिन इस वक्त वह इंसान काफी ज्यादा भयानक गुस्से में होता है और अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि ये हमारी सीरीज का एमसी यानी कि मेन कैरेक्टर और इसका नाम टिनी है। तो अब इसे हम टिनी कहकर बुलाएंगे। तभी टिनी अपने हैमर को उठाता है और अपनी एनर्जी एक जगह कंडेंस करने के बाद उस डीमन बीस्ट पर अटैक कर देता है और जैसे वे थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है उस बीस्ट लॉर्ड पर, लेकिन वो अपने हाथ से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका आधा चेहरा तो किसी ने फोड़ रखा हो और वो डीमन बीस्ट उसके अटैक से रुकने की बचने की कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन फिर भी टिनी बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उसका एक और हॉर्न तोड़ देता है। लेकिन बीस्ट लॉर्ड अभी भी कहने में लगा होता है कि तुम चाहे इतना पावर लगा दो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। लेकिन इस वक्त टिनी काफी ज्यादा गुस्से में है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकवास करने में लगे हुए होते हो। लेकिन टिनी अभी हार नहीं मानता है और अपनी मीटियोर स्ट्राइक का इस्तेमाल कर उसको बीच में से फाड़ देता है। ये देखने के बाद उस भाग ये मंजर वाकई में बहुत ज्यादा भयानक था, क्योंकि ये बंदा अभी जाने की टिनी वाकई बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे मारने के बाद उससे कहने लगता है कि तुम डीमन बीस्ट बहुत ही ज्यादा शोर मचाने में लगे हुए हो। और हमें दिखाया जाता है किस तरीके से जो डीमन बीस्ट होता है अपने जिस हाथ से उसके अटैक को रोकने में लगा हुआ होता है उस हाथ के तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और एक लाइटनिंग ऊपर से दिखाई जाती है जिस एरिया से उसका हैमर गया था। और टिनी के अटैक करने के बाद वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कारण ऐसा लगता है कि जैसे कि वहां पर किसी ने बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया हो और वह डीमन बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। तभी टिनी काफी ज्यादा थक चुका होता है और कह रहा होता है उसको हराने के बाद, आखिरकार मैंने इस बीस्ट को हरा दिया है। लेकिन भले ही मैंने इस बीस्ट को यहाँ पर अकेले यहाँ पर हरा दिया है, लेकिन मेरे यहाँ पर जितने भी साथी थे सभी के सभी मारे जा चुके हैं। अब मैं इस जीत का करूंगा भी क्या? और लेकिन अभी भी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है और इस बीस्ट को हराने के बाद भी मैं भी मारे जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पेट में भी एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है अटैक के कारण और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने लाइफ को बचा सके। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी का इस्तेमाल करते जाता है तो वो कहने लगता है कि अब मेरे पास ज्यादा मना नहीं बचा है। क्या मैं स्टार्टिंग से ही मरने वाला था कि मेरी लाइफ पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी स्टार्टिंग से ही? क्योंकि इस कंटिनेंट में सिर्फ नाइट और रॉयल फैमिली के मेंबर्स ही, या सीधे शब्दों में कहा जाए नोबल्स को ही अच्छी ज्यादा हाई क्वालिटी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की परमिशन है। इसलिए बचपन से ही मैंने खुद जाकर अपने आप को ट्रेन किया है, जिसके कारण मेरी बॉडी की जो ग्रोथ थी वो वाकई में बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी समय के साथ। भले ही मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो थी लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए दिन रात ट्रेनिंग करता रहा और अंत में आने के बाद वन ऑफ द 10th ग्रेट नाइट में शामिल हो गया। और इतना ज्यादा कंटिनेंट में पावरफुल बनने के बाद मैंने सोचा था कि अब मैं काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ तो मेरी लाइफ काफी ज्यादा आसान और काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन जो भी मैंने सोचा था वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी अभी तक की लाइफ में सबसे ज्यादा रिग्रेट्स है मेरे, मैं अभी भी पछताने में लगा हुआ हूँ जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे पछतावे कभी ठीक नहीं होने वाले। क्या होता अगर मैं बचपन से जब से मैं छोटा था तब से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता, वो भी प्रॉपर मेथड से? तो क्या मेरे जितने भी साथी हैं उन लोगों को मैं क्या प्रोटेक्ट कर पाता? क्या मैं इतना पावरफुल बन पाता?
कि ये डीमन बीस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और मैं इन्हें बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अपने साथी को गवाए इन्हें हरा पाता और इस पूरे के पूरे कंटिनेंट को इस अटैक से बचा पाता और जितने भी लोग हैं इस कंटिनेंट में उन्हें बचा पाता। इतना सोचते सोचते उसके पेट के जो खून होता है वो बहना फिर से चालू हो जाता है, क्योंकि इसका माना पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। और इस डीमन बीस्ट के बारे में सोचते हो कहने में लगाता है कि ये ग्लूटोनी जो द डीमन बीस्ट ये वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन सच सच बताऊं तो ये बस 7 कमांडर में से एक डीमन बीस्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी यहाँ पर 6 डीमन बीस्ट बचे हुए हैं, वो भी इससे पावरफुल। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार बाकी के जो बच्चे कुछ डीमन बीस्ट है वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तभी वहाँ पर ये सोचने में लगा होता है तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, हे टिनी। और वो ये देखकर सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखता है और वो देखता है कि यहाँ पर तो एक कोई यहाँ पर जिंदा बचा हुआ है और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम अभी भी जिंदा होगे। और इस बंदे का नाम एसगार्ड वॉन वेलेंटिया है और ये एक स्वॉर्ड मास्टर है। तभी एसगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मैं जिंदा बच पाऊंगा? मैं ऑलमोस्ट मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ जिससे कि पहले कि मैं मर जाऊं। और वह यह क्वेश्चन ये है कि आखिरकार तुमने यहाँ पर रुककर इस डीमन बीस्ट के साथ फाइट क्यों की? भले ही तुम यहाँ पर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग भी तो सकते थे। ये बात सुनने के बाद टिनी उससे कहता है, आखिरकार तुम किस तरीके के क्वेश्चन पूछने में लगे हुए हो? तभी एसगार्ड उससे पूछने लगता है, मैंने सुना है कि तुम ऐसे एरिया से आए हो जो कि बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, सीधे शब्दों में कहा जाए तो झुग्गी झोपड़ियों के इलाके से, स्लम्स कह सकते हैं। और तो और यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम अकेले हो पूरी की पूरी लाइफ में। और मैं इस बात को लेकर भी श्योर हूँ कि तुम बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा कठिन रही होगी। ये बात सुनने के बाद टिनी उससे कहने लगता है कि मैं सोचने में लगा था कि तुम अच्छा पूछोगे, मुझसे कुछ उम्मीद लगा के बैठा था कि तुम मरने वाले हो, तुम ढंग का कुछ पूछोगे, लेकिन मैं इस मैदान को, इस जंग के मैदान को छोड़कर इसलिए नहीं भागा था क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरा होता। ये बात सुनने के बाद एसगार्ड बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी टिनी गुस्से गुस्सिल्लाते तो कहने लगता है कि लोग मुझे फूल समझे, बेवकूफ समझे, ये सब मुझे देखना बहुत ज्यादा बुरा लगता है और मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। एक असली मर्द को अपनी डिग्निटी के साथ जिंदा रहना चाहिए और मैं कभी भी फाइट से दूर नहीं भगने वाला। ये बात सुनने के बाद एसगार्ड बहुत जोरों से हंसने लगता है। ये सुनने देखने के बाद टिनी बहुत ज्यादा बेकार फेस बनाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे पास अभी भी इतनी ताकत बची हुई है कि मरने वाला है ये बुढ़ा, लेकिन अभी भी इतनी ताकत बची है कि यहाँ पर हंसने में लगा है। और तभी एसगार्ड उससे कहने लगता है कि तुम्हारा आंसर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी किस्मत और इस पूरे कंटिनेंट की किस्मत अब तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हें सौंपने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम्हारा खुद पर इतना ज्यादा आत्मविश्वास जिसके कारण तुम टॉप 10 ग्रेटेस्ट टॉप 10 नाइट बन पाए, वो भी अपनी ताकत के दम पर। और एसगार्ड उससे आखिरी शब्द में कहने लगता है कि जब तुम वापस जाओ तो तुम मुझे जरूर ढूंढना। ये बात सुनने के बाद टिनी कहता है, क्या तुम्हारा बुढ़े तेरा दिमाग सटिया गया है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या बकवास करने में लगे हुए हो। तभी एसगार्ड उससे कहने लगता है उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कि भले ही तुम मेरे पास मुझे देखते, मुझे ढूंढते हुए आ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो मैं तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। मेरी जो पास्ट सेल्फ है, तो मैं अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट तुम्हें बताने वाला हूँ। और तभी वो अपनी रिंग को बाहर निकालता है जो बहुत ज्यादा चमकने में लगी हुई होती है और कहता है कि मेरी एक डॉटर है जिसका नाम लायला है और यह नाम मेरी उस डॉटर का यह नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि जो मेरी वाइफ थी वो उसके एक फेवरेट फ्लावर था जिसका नाम, और उस फ्लावर को बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी, इसलिए उसका नाम इस फ्लावर पर रखा गया था। तभी अचानक से टिनी को पता नहीं क्या होता है कि उसके आसपास का जो शरीर होता है वो बहुत ज्यादा ग्लो होना, चमकना चालू कर देता है, जिसको देखकर टिनी सरप्राइज हो जाता है। और एसगार्ड उससे कहने लगता है कि लेकिन बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि मुझे वो फ्लावर कभी भी जिंदगी में पसंद आया ही नहीं था और मैं उस फ्लावर से बिल्कुल नफरत करता हूँ। और एक बात याद रखना, ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो तुम कभी भी इस बारे में भूलना मत। अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी ढूंढना। और टिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि ये बुड्ढा आखिरकार क्या बातें करने में लगे हुआ है और वो टोटली कंफ्यूज होता है अभी भी, और वो बहुत ज्यादा शॉक होता है और अचानक से उसकी बॉडी गायब होने लगती है और उसकी जो कॉन्शियसनेस होती है वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है और वह कहने लगता है, क्या मैं सच में मर गया? लेकिन अगले ही पल हमें नेक्स्ट सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा गंदी तरीके से सूजा हुआ है और वो कहने में लगा हुआ था, ये रूम तो बहुत ज्यादा फैमिलियर, बहुत ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है। क्या जो मरे हुए लोग हैं वह भी ड्रीम से सपना देखते हैं क्या? और इससे हमें पता चलता है कि जो टिनी होता है वो अपनी यंग स्टाइल में, जब वह बच्चा हुआ करता था ना, तब वापस आ चुका है। सीधे कहो तो रीबॉर्न हो चुका है, रीइंकारनेट हो चुका है, जो भी समझ लो। और वो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है और कह रहा होता है, क्या ये वही सपना है जो मैं हमेशा देखता आ रहा हूँ बचपन से लेकर आज तक? मैं यहाँ पर मारा जा चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे यही सपना क्यों आ रहा है? और ये मेरे पास्ट का सबसे ज्यादा हॉरिबल स्कैन था, बहुत ज्यादा हॉरिबल टाइम था और समय था जहाँ पर मेरी सिस्टर मेरे ही बगल में मरी पड़ी हुई थी और उसके मरने के बाद भी उसकी बॉडी को गुंडे लोग उठाकर ले गए और मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था उस समय पर। वो कमीने बास्टर्ड कहीं के तभी आए थे जब मेरी सिस्टर मारी गई थी। तभी इतना ही टिनी अपने बारे में सोचने में लगा हुआ होता है, तभी बाहर किसी की आवाज आने लगती है बातें करने की। उनमें से एक बंदा कहने में लगा हुआ था कि जरा उस लड़की को देखो तो जरा ट्रेल को, उस गोल्डन रिंग को छुपाने के बाद भी, चुराने के बाद भी उस रिंग को अपने पास छुपा कर रखी हुई थी, मुझे
विश्वास नहीं होता इस बात पर। जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी टिनी मन में सोचते क्या लगता है कि मैं वो बंदा मैं था जिसने वो रिंग छुपाई थी, और उस समय पर उन गुंडे लोगों को इस रिंग के बारे में पता चल गया तो वो लोग मुझे मारने के लिए आए। लेकिन जो मेरी सिस्टर थी वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उन सभी की, हमारी उन दोनों गुंडों की पिटाई अपनी बॉडी पर ले ली और मुझे बचाने के लिए उनके बीच में आ गई, जिसके कारण मेरी सिस्टर की उन लोगों दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पीटा था, और इसी कारण से मेरी सिस्टर की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी और वो मर गई उसी समय पर। आई मीन घर पर आकर, क्योंकि उसका समय पर इलाज नहीं हो पाया था। तभी वे दो लोग अंदर आते हैं, दरवाजे पर लात मारते हैं और उससे कहने लगते हैं हमें लगभग उस वुल्फ से बहुत बुरी तरीके से पीट दिया गया था उस बच्चे के कारण। इस बार मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि जिंदगी में कभी भी ऐसा ना कर पाए। और तभी उसकी बॉडी की टिनी की सिस्टर की जो बॉडी वहां पर पड़ी हुई होती है उसको जोरदार लात मारता है और उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से यहाँ पर आराम करने की। तभी टिनी उस हालत को देखकर मन में सोचता है, कहने लगता है कि मैं उस वक्त काफी ज्यादा छोटा था, इतनी ज्यादा मार पड़ने के कारण मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था और मेरी सिस्टर की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी और बहुत ज्यादा घायल थी। इसी कारण से वो मेरा ख्याल रखते रखते ही मारी गई और समय पर ना हिले के कारण। तभी जो गुंडा होता है उसकी सिस्टर पर लात मारता है तो उसकी सिस्टर की बॉडी नीचे गिर जाती है। ये देखने के बाद वो गुंडा उससे कहने लगता है क्या तुमने इतनी जोर से मार दिया कि ये लड़की वहां पर मारी गई इतनी जल्दी। तभी दूसरा वाला टकला कहने लगता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि मेरी किक कितनी ज्यादा पावरफुल है। और टिनी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है जरा उन बास्टर्ड को देखो तो जरा, ये अभी भी मेरी सिस्टर की बॉडी के साथ ऐसी हरकतें करने में लगे हुए हैं और उन्हें पता है कि मेरी सिस्टर मारी जा चुकी है, लेकिन अभी भी ये सब करने में लगे उसकी बॉडी के साथ। और उनके लिए इतना काफी नहीं था, बल्कि मैं उस मरी हुई मेरी सिस्टर की बॉडी को घसीट कर ले गए थे उस समय पर वो लोग। तभी उनमें से जो टकला होता है वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की मारी जा चुकी है तो आखिरकार इस बॉडी का क्या करने वाले हो तुम, इतना ज्यादा स्माइल कर रहे हो। तभी वो बंदा कहने लगता है क्या तुम्हें सच में इसके बारे में नहीं पता, इस दुनिया में काफी ज्यादा ऐसे ठरकी लोग हैं जिन्हें बॉडीज में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। उन बॉडी के ऑर्गन्स ही नहीं बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बल्कि जो बॉडीज अनटच्ड होती हैं वो भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है उनके लिए। तो ये बात सुनने के बाद टिनी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में होकर कहने लगता है क्या मैं सच में इस वक्त भी अपनी सिस्टर को नहीं बचा पाऊंगा, भले ही ये मेरा सपना है, मैं सपने में भी अपनी सिस्टर को नहीं बचा सकता। और अपने आप को, अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश करने लगता है फुल फोर्स से, लेकिन इसकी बॉडी इस वक्त काफी तक कमजोर होने के कारण मूव भी नहीं कर पा रही होती है खुद से। लेकिन अचानक से जैसे ही वो अपनी आर्ट्स का मतलब अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से माना निकलने लगता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है क्या मुझे इस बात पर भरोसा नहीं होता कि मैं वाकई में मूव कर सकता हूँ। और तभी वो अपनी सिस्टर को बचाने के लिए उन दोनों पर कूद पड़ता है और जैसे ही उसका सर उस पर लगता है तो वो बंदा दूर जाकर गिरता है और उस बंदे को चोट लग जाती है। और वो देखकर कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे की परेशानी क्या है, ये इसमें इतनी ज्यादा पावरफुल पावर कहाँ से आएगी जी मुझे दूर फेंक सके। दूसरी तरफ हमें टिनी को दिखा जाता है जो कि किसी जानवर की तरह उसकी सुरक्षा करने में लगा हुआ होता है अपनी सिस्टर की डेड बॉडी का, और उन गुंडों पर खिसियाने में लगा होता है। और वो गुंडे होते हैं मुझसे कहने लगते हैं क्या ये बच्चे का दिमाग खिसिया चुका है, मतलब सटिया चुका है और ये बंदा पगला चुका है। तभी उनमें से वो बंदा होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में उसको देखता है, बस इसलिए क्योंकि मैंने इसकी सिस्टर को किक मार दिया है। और वो वापस से उस बच्चे को यानी कि टिनी को पीटना चालू कर देते हैं और कहने लगते ले अभी तुझे मजा सिखाता हूं, मैंने तो उससे कहा था ना कि यहाँ पर मूव करने की बिल्कुल भी हिम्मत ही मत करना। लेकिन ये टिनी इस वक्त अपनी सिस्टर की बॉडी को बचाते हुए खुद अपने ऊपर मार लेता है उन दोनों की, और वो दोनों के दोनों इस वक्त काफी तक खिसिया चुके हैं और एकदम से हार मानकर दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं और कहने लगते हैं जरा इस डिस्गस्टिंग बास्टर को देखो, कोई बात नहीं हम लोग तो अभी चले जाते हैं, तुम उसके डेड बॉडी के साथ मजे कर सकते हो। और वे दोनों के दोनों वहां से चले जाते हैं और इस वक्त टिनी और उसकी भरी हुई सिस्टर की बॉडी वहां पर पड़ी हुई है और अचानक से उसकी बॉडी के जो माना होता है वो जाग उठता है और वो अपने आप को ठीक हुआ महसूस करता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मैं तो अभी अभी एक सपना देखने में लगा होता, लेकिन सपने में पहले मतलब जो रियलिटी है मेरे पास्ट में ऐसा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बार का जो नाइटमेयर है वो टोटली डिफरेंट है मेरे उस नाइटमेयर से जो पहले आया करता था, और डिफरेंट तरीके से ये खत्म हुआ है। लेकिन कैसे? और अगर ध्यान से देखा जाए तो इस समय पर जब मैं छोटा हुआ करता था इस समय पर मैं माना का इस्तेमाल नहीं कर पाया करता था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या एसगार्ड ने मुझे सच में पास्ट में टाइम में पीछे भेज दिया है? अगर ये सच में रियल तो क्या मैं फ्यूचर को बदल सकता हूँ? और वहां पर जोर जोर से रोने लगता है, गुस्से में कहने में लगता है ये कमीने बास्टर्ड ओल्ड बुड्ढे कहीं के, आखिरकार तुम मुझे थोड़ा पहले और क्यों नहीं भेज सकता था, इसी समय पर मुझे क्यों भेजा तूने? और तभी अचानक से इतना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने के कारण अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बताता है कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है जिसके कारण वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता, अभी इसे एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है कि इस वक्त गुस्से होने से कुछ भी नहीं होने वाला। उस बुड्ढे को भी इस बारे में नहीं पता था, यानी कि उस एसगार्ड को भी नहीं पता था कि ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। अब जबकि मैं यहाँ पर पास्ट में आ चुका हूँ तो इस वक्त मुझे अपनी सिस्टर से प्रॉपर्ली गुड बाय कहना चाहिए, सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसका फ्यूनरल किया जाए, जो कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में बिल्कुल भी नहीं कर पाया था। और वो उस मोमेंट को याद करने में लगा हुआ था जब एसगार्ड ने उससे कहा था कि अगर तुम जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी मुझे ढूंढना तो बेटर रहेगा। और अपने आंसू को पहुंचता है और कहने लगता है कि तुम मेरा इंतजार करना एसगार्ड, मैं तुम्हारे पास जल्दी आने वाला हूँ।
और तुम्हारे पास आने से पहले मैं उन बास्टर्ड को जरूर सबक सिखाऊंगा जिसने मेरी सिस्टर के साथ ये सब किया है, और उस गैंग का नाम है वुल्फ, और मेरी सिस्टर को मारने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही वुल्फ गैंग है। मैं पास्ट लाइफ में इसको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से संतुष्टि से नहीं मार पाया था, लेकिन इस लाइफ में अब जबकि मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो इस बात का मैं ध्यान रखूंगा कि इस बार मैं अपना बदला बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ले सकूं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे अपनी सिस्टर के साथ जाना है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, और तभी टिनी उसे बताता है कि इसकी सिस्टर का नाम एलिना है, एरिना है, जो और बताता है कि इसकी सिस्टर इससे ब्लड रिलेटेड नहीं है। हम दोनों के जो बाल थे वो काले हुआ करते हैं, जो कि इस पूरे के पूरे कंटिनेंट में काफी ज्यादा रेयर है। यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग आया करते थे उनमें से सभी के सभी लोग या तो मुझे अवॉइड कर दिया करते थे या फिर मुझे टॉर्चर किया करते थे, क्योंकि मेरे बालों का जो कलर है वो ब्लैक है। लेकिन एरिना मुझसे हमेशा यह कहा करती थी कि मैं अब उसके ब्रदर की याद दिलाता हूँ जो कि उसने खो दिया है पहले। ये हमेशा मुझे टिनी कहकर बुलाया करती थी और हमेशा फैमिली की तरह ट्रीट किया करती थी। लेकिन अब मुझे उससे गुड बाय कहना पड़ेगा। उसने जो काइंडनेस मुझे अपनी पूरी लाइफ में दिखाई है उसका मैं रिपे बदला भी नहीं चुका पाया। तभी हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि उसके लिए कुछ पढ़ रहा होता है, नो बाइबल वगैरह, और सभी के सभी लोग मिलकर प्रे करने में लगे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की टिनी को घूरने में लगी हुई होती है और थोड़ी सस्पिशियस दिख रही होती है, और मन में सोचते कह रही होती है। टिनी को देखकर ऐसा लगता है कि टिनी काफी ज्यादा बदल चुका है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने एक ही अकेली फैमिली थी इसकी, उसे खो दिया है? क्योंकि ये एरिना ही थी, उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया करती थी, और इस लड़की का नाम एमा है और एरिना की सबसे ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है। और तो कुछ देर पहले जब मैं टिनी के पास गई थी तब वह खाना जिस तरीके से खाने में लगा हुआ था वो बहुत ज्यादा अजीब था। आखिरकार ऐसी सिचुएशन में भी ये खाना कैसे खा सकता है जबकि उसकी सिस्टर की डेड बॉडी उसके जस्ट सामने पड़ी हुई है, और उसकी आंखों में और उसकी पूरी की जो बॉडी होती है वो इतनी ज्यादा इंजर्ड होती है। लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद अचानक से पता नहीं कैसे उसकी पूरी की पूरी बॉडी हील हो जाती है, जो कि देखने में वाकई में बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इतना ज्यादा कमजोर होने के बाद भी उसने अपनी सिस्टर की बॉडी को बिना किसी परेशानी के उठा लिया। तभी एमा उसे रोकने की कोशिश करती है और उससे कहने में लगी होती है, हे टिनी रुको, आखिरकार तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो एरिना की बॉडी को, और तुम्हारी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन टिनी उससे कह लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन एमा उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उससे कह लगता है कि यहाँ पर ऐसा हो नहीं सकता कि ये सच है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम एरिना की बातें क्यों सुना करते थे और मेरी नहीं। इसकी बात को बीच में काटते हुए टिनी उससे कहने लगता है, एमा तुमने मेरे लिए जो सूप लेकर आए थे उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि इसका बदला मैं तुम्हें जरूर चुकाऊं। और तभी एमा जोर से चिल्लाती है और उससे कहने लगती वे रुको जरा टिनी, और अचानक से इसने अपनी सिस्टर के लिए यहाँ पर फ्यूनरल होल्ड कर लिया। आखिरकार टिनी क्या सोचने में लगा हुआ है यहाँ पर। दूसरी तरफ हमारा जो टिनी होता है वो मन में सोचता कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीका बचता है जिससे एरिना ने जो काइंडनेस दिखाई है उसका मैं बदला चुका सकूं। मैं इस तरीके से अपने सर को झुकाकर शर्मिंदा बनकर नहीं रहने वाला। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ, अगर एरिना होती इस वक्त जो मुझसे यही कहती, हमेशा अपने मुंह को स्ट्रेट रखा करो और हमेशा स्माइल कर जीना अपनी जिंदगी को, यही एरिना कहा करती थी। और जहाँ भी जाओ हमेशा कॉन्फिडेंट रहना और कभी भी शर्माना मत। एरिना मुझसे हमेशा यही कहा करती थी, और मन में सोचते कहता है मैं हमेशा ऐसा ही करूंगा एरिना। अब तुम मुझे हेवन से देख सकती हो इस लाइफ में। अब जबकि मुझे एक और मौका मिला है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने इन रिग्रेट्स को वापस से नहीं दोहराऊंगा। तभी हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। टिनी की पावर्स पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, और वो कहीं पर जा रहा होता है अपने माना को लीक करते हुए, और काफी ज्यादा स्माइल मारते हुए कहने लगता है कि अब समय आ चुका है बदला लेने का, और जाने लगता है वहां से। जाते जाते वहां पर अपने रास्ते में कहीं जा रहा होता है तभी 2 गुंडे लोग मिलते हैं और उससे कहने लगते हैं, आखिरकार ये गरीब भिखारी सा छोटा बच्चा यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। तभी दूसरा वाला कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे खेलने की जगह नहीं। लेकिन टिनी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उससे कहने लगता है क्या वुल्फ अभी भी अंदर है। लेकिन वो गुंडा होता है वो उस पर गुस्सा करते हुए टिनी से कहने लगता है, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर का नाम इस तरीके से लेने की, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? और उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन टिनी को बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को रोक लेता है और उससे कहने लगता है क्यों, क्या मैं उसका नाम भी नहीं बोल सकता, और उसके हाथ को वहीं पर तोड़ देता है। जिसके बाद उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जोरों जोरों से वो गुंडा वहां पर चिल्लाने लगता है और वहीं पर जमीन पर गिर जाता है और उसको छोड़कर टिनी आगे बढ़ने लगता है। दूसरा वाला गुंडा काफी ज्यादा घबराते हुए उसके पास जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार इस बच्चे की परेशानी क्या है और इसने एक हाथ से उसके अटैक को कैसे रोक लिया, क्या इसने अपने बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए किसी तरीके का ड्रग का इस्तेमाल किया है। लेकिन देखा जाए तो ये अभी भी एक बच्चा है तो ये मुझे नहीं हरा सकता। और वो टिनी की कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मैं इसे बस उठाकर दूर फेंक दूंगा, और अपने उस कॉलर को पकड़कर उठाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि टिनी तो वहां से बिल्कुल भी नहीं हिलता और उस गुंडे की ऐसी तैसी हो जाती है और वो कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता और कह रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगने में लगा हुआ है कि जैसे कि मैं बहुत बड़े पत्थर को उठाने में लगा हुआ हूँ। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ, और वह इसलिए है क्योंकि इस वक्त मैं मेरी पूरी बॉडी पावर से भरी हुई है।
तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ पर अपना समय इस तरीके से बर्बाद करना बंद करो। और स्माइल मारता है, कहते हैं भाई कितनी जोकिंग वाली स्माइल है। और तभी एक जोरदार किक मारते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम वैसे भी मुझे नहीं उठा पाओगे, और वो बंदा दूर हो जाता है। और इस वक्त टिनी काफी ज्यादा खुश होता है और एक लाइट उसकी छाती में चमक रही होती है और बताता है फाइनली आखिरकार जो मेरी माना बॉडी है वो मेरी फिजिकल बॉडी के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है अच्छी तरीके से। मेरी प्रीवियस लाइफ में जब मैंने ट्रेनिंग करना चालू कर दिया तो जो मेरी माना बॉडी थी वो मेरी फिजिकल बॉडी के साथ अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई थी, इसी कारण से मैं पावरफुल नहीं बन पाया था ज्यादा। और हमें माना बॉडी के बारे में बताया जाता है, जैसा कि नाम है माना बॉडी। माना बॉडी एक ऐसी है जो कि माना से बनी हुई होती है पूरी, और माना बॉडी हमेशा फिजिकल बॉडी के साथ अच्छी तरीके से मर्ज होना जरूरी है। और बताया जाता है कि इसी कारण से जब इसकी माना बॉडी यहाँ पर जनरेट हुई थी और इसकी पास्ट लाइफ में जो सीक्रेट टेक्निक्स इसने सीखी थी उनका इस्तेमाल करने के कारण ये आज इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और वो सीक्रेट टेक्निक का जो इफेक्ट था वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इतनी ज्यादा पावर हासिल करने के लिए मुझे काफी ज्यादा खाना खाना पड़ा। और वो पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि 1 महीने के दौरान उसने किस तरीके से एमा का भर भर के खाना खाया था, और एमा भी एक बार के लिए सरप्राइज हो गई थी और उससे कह रही होती है कि तुम जितना खाना खा गए हो वो कम से कम हमारे 10 दिन का खाना है। और इस वक्त मैं एमा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हूँ कि उसने मेरी मदद की उस समय पर। दूसरी तरफ कहानी प्रेजेंट में आती है, यहाँ पर उस गुंडे की जैसी लाल पड़ती है तो वो दूर आकर गिरता है और कहने लगता है कि इस बार जब मैंने अपनी माना बॉडी को डेवलप किया तो यहाँ पर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज का पता लगाया मैंने। लेकिन जो गुंडा होता है उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किस माना बॉडी के बारे में बात करने में लगा हुआ है। लगता है कि ये सटिया गया है और टिनी बुरी लगता है कि जो माना बॉडी अभी अभी अवेकन हुई है ताजी ताजी, उस माना बॉडी को अपनी फिजिकल बॉडी में एब्जॉर्ब करना काफी ज्यादा आसान होता है, और अगर इसे एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हारी बॉडी की सारी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। लेकिन वो गुंडा कुछ भी समझ में नहीं पा रहा होता है और टिनी जाकर उसकी टांग पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो कुछ। मैं बस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा है, जिसके कारण जो माना बॉडी है वो मेरी रियल फिजिकल बॉडी से इतनी अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज हुई है, और उसकी टांग पकड़कर अंदर की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण जो घर होता है उसके दरवाजे में जाकर लगता है और अंदर घुस जाता है। और अंदर जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत होगी हमारे अड्डे पर इस तरीके से अटैक करने की। लेकिन देखते हैं वो कहने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है, ये तो एक छोटा बच्चा है। और टिनी स्माइल मारते हुए डेविल वाली स्माइल लग रही है इसकी, अंदर आता है और वो अपनी माना को रिलीज करते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ से गुंडों से घिरा हुआ है। तभी हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिनके बालों का कलर लाल होता है। वह दोनों में से एक बंदा कहने लगता है क्या यहाँ पर एक बच्चा घुसा है अटैक करने के लिए, और इसने अभी अभी उस बंदे को खुद अपनी ही पावर से हराया है। तभी जो गुंडे लोग होते हैं वो टिनी से कहने में लगे हुए होते हैं कि आखिरकार तुम बिना वेपन के हमारा कर भी कह सकते हो। तभी टिनी एक बंदे की टांग पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार किसने कहा कि मेरे पास कोई वेपन नहीं है, और टांग पकड़कर घुमाने लगता है और इस बंदे को वेपन की तरह इस्तेमाल करने के लिए बोलता है और कहता है लो भाई मेरा आ गया मेरे पास एक वेपन, अब आओ मुझ पर अटैक करने के लिए। और गोल गोल रानी कितना कितना पानी करके घुमाने लगता है और सभी गुंडों पूरी तरीके से बैंड बजाने लगता है। भाई साहब क्या ही वेपन है, अच्छा वेपन है, मजा आया। और भाई सिर्फ एक ही वेपन से यानी कि उसकी बॉडी टांग पकड़ के सभी के सभी गुंडों को एक ही बार में हरा देता है। और दूसरा वाला जो पहला वाला गुंडा होता है ये देखकर शॉक हो जाता है, उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। जी बच्चा, छोटा बच्चा जिसे तुम मैं अपनी पैरों से मसल दूं, वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मुझे। और आखिरकार आखिरी गुंडा भी वहाँ पर हारा जाता है और वो सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं वहाँ, और उनकी हालत देखने लायक होती है जिसके दांत टूट गए। और सभी को हराने के बाद टिनी ऊपर की तरफ देखता है और उनसे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर सभी के सभी चूजे वूजे जो गुंडे वुंडे हैं सभी को तो हरा दिया है, अब बारी है लैंडर ब्रदर्स को हराने की। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से देखने में लगे हुए होते हैं। वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, तभी टिनी उससे कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा समय बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से आ जाओ मुझसे फाइट करने के लिए। तभी बंदा कहने लगता है कि जरा इस एरोगेंट ब्रेड को देखो तो जरा इसकी हिम्मत कितनी हो गई है, मैं इसके गले को इसके मुंह को 2 टुकड़ों में बांट दूंगा। और तभी वो अपनी माना को रिलीज करने लगता है टिनी, और वो बंदा उसको देखकर कहने लगता है कि ये छोटा सा बच्चा माना यूजर है, और वो खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि मुझे पता है अगर हम इसकी एक माना यूजर की बॉडी को उनको दें तो हमें काफी ज्यादा माल मिलने वाला है। और वो दोनों के दोनों मिलकर टिनी पर अटैक करने लगता है, लेकिन टिनी एक बंदे की टांग पकड़ता है और उसे चेक करने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि दोनों के दोनों अटैक करने लगते हैं टिनी पर, और जिस बंदे की टांग पकड़कर सभी को पीटने में लगा हुआ होता है टिनी, उसको देखकर कहने लगता है छी यार अब ये वेपन मेरा खराब हो चुका है, लगता है कि नए वेपन की जरूरत पड़ेगी। और वो उस समय के बारे में याद सोचने लगता है जब किसी ने उससे कहा था कि तुम ह्यूमन बॉडीज को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हो, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारा दिमाग वाकई में पूरी तरीके से खराब हो चुका है, कम से कम कुछ डिग्निटी के साथ तो फाइट किया करो। तभी टिनी किससे पूछते बंदे से पूछने लगता है कि आखिरकार कैसी होती डिग्निटी, और तभी वो बताने लगता है कि अगर तुम इस तरीके से फाइट करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर नहीं रहेगा, तो तुम उसे भूल जाओ और इस तरीके से तुम्हें फाइट करना चाहिए। और तभी वो क्लोज कॉम्बैट उसे सिखाने लगता है, मतलब बॉक्सिंग, और वो उस मूवमेंट को उस टेक्निक्स को अपने इस छोटी सी फिजिकल बॉडी में इस्तेमाल करने लगता है। और इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि अब मुझे अपनी फुल डिग्निटी के साथ फाइट करनी चाहिए। भाई क्या बच्चा है, सॉरी बच्चा तो नहीं है बड़ा है, लेकिन फिर भी डिग्निटी तो डिग्निटी होती है। और वो दोनों के दोनों उस पर कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए,
लेकिन टिनी यहाँ पर रुकता नहीं है और उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और पीछे की तरफ हो जाता है। देखने के बाद वो दोनों के दोनों ब्रदर्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं और कहने लगता है कि इस छोटे से बच्चे ने हमारी ट्रिक्स को देख लिया। और तभी टिनी उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे कारण उसकी पूरी गर्दन घूम जाती है। ये देखने के बाद दूसरा ब्रदर शॉक होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं होता कि एक ही किक से भाई एक ही पंच से इसकी ये हालत हो गई। दूसरी तरफ टिनी उस वाले बंदे को एक जोरदार किक मारता है और वो जाकर ऊपर की तरफ हवा में उड़ने लगता है और वो उसको मारने के बाद उसकी तरफ उड़ने लगता है टिनी और उसको हवा में पकड़ नीचे की तरफ फेंक देता है जिससे कारण उस बंदे की ऐसी तैसी हो जाती है और वो नीचे गिरने से पहले टिनी नीचे पहुंच जाता है अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल कर और एक फुटबॉल की किक मारता है और किक मारने के सीधा गोल और वो वहां पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो उसका गैंग का लीडर होता है वो सब कुछ आवाज सुन लेता है और वो कहने लगता है क्या अभी ये सब क्या हुआ, ये आवाज कहाँ से आने में लगी हुई है। और तभी कहानी जाती है टिनी के पास्ट लाइफ में जब इसी तरीके से वह इस गैंग से बदला लेने के लिए पावरफुल बनकर आया था और वो बताता है उस समय कि उस वक्त मैं इस बात को जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था जब मुझे ये बात पता चली थी कि इस वुल्फ गैंग का जो लीडर है जो कि एक छोटा सा गांव है वो एक वेयर बीस्ट था और तो और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप का इन ह्यूमन बीस्ट। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं प्योर सिल्वर बीस्ट जो कि काफी ज्यादा स्पेशल होता है नॉर्मल वेयर बीस्ट के मुकाबले में। और इस तरीके का जो ट्रेट है वो सिर्फ वेयर बीस्ट के रॉयल फैमिलीज में ही ट्रांसफर किया जाता है। पास्ट लाइफ में मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा और मैं बिल्कुल भी पता लगाने में नाकामयाब रहा कि आखिरकार इस तरीके का रॉयल ब्लेड का लाइनेज का सिल्वर बीस्ट इस छोटी जगह पर क्या करने में लगा है, क्योंकि उस वक्त मुझे इसे मारने के लिए पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ा था। और अगर मुझे इस इंफॉर्मेशन का पता लगाना है तो मुझे इसे इतने ज्यादा टॉर्चर करना होगा कि ये खुद ही बता दे मुझे। तभी वो एक बच्चे को अंदर आते हुए देखता है, वो गैंग लीडर तो कहने लगता है बच्चे तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हो, यहाँ पर इतना भी शोर मच रहा है वो क्या तुमने किया है। तभी टिनी उससे कहने लगता है क्या तुम अभी भी सोचने में लगे हो, सच्ची बात है वो मैंने ही किया है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा। तभी भी गैंग लीडर होता है वो भड़क पड़ता है, उससे लगता है तेरी हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की, अभी मैं तेरी जीप बाहर निकालता हूँ। और वो अपने बीस्ट फॉर्म में आने लगता है। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए अच्छा हुआ कि तुम मुझे अब सीरियसली लोगे कम से कम फाइट करने के लिए। और गैंग लीडर ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसके हाथ और पैर एक वेयर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो सिल्वर ना होती है वो रेड कलर के वेयर बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब टिनी उसे देखता है तो वो कहीं सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, पिछली लाइफ में तो ये एक सिल्वर बीस्ट हुआ करता था वेयर बीस्ट, और अभी देखो इसका कलर तो सिल्वर है ही नहीं, आखिरकार तुम रेगुलर कुत्ते में कैसे बदल गए, रेगुलर डॉग कह सकते हो। ये बात सुनने के बाद उस लीडर की सड़क जाती है और गुस्सा होते हुए उससे कहने लगता है आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बुलाने की। और वो टिनी पर अटैक करने लगता है। टिनी कहने लगता है कि ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर, और टिनी पर जैसे अटैक करता है तो टिनी बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज भी कर देता है और कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा फास्ट है और काफी ज्यादा पावरफुल है उन लैंडर ब्रदर्स से, लेकिन पास्ट लाइफ में जिस वेयर बीस्ट में फाइट की थी उसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं है। और उसकी सटक जाती है और उस वेयर बीस्ट का सबसे पहले तो वो मुंह पकड़ता है और गुस्से में उसके मुंह को दबाते हैं उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तेरी इस पथेटिक स्टेट को देखने के लिए नहीं आया हुआ हूँ। और जैसे ही उसका मुंह दबा देता है तो उस पिल्ले की तो ऐसी तैसी हो जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगता है, उसके पिल्ले के मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि टिनी ने अपनी पावरफुल फोर्स से उसके मुंह को दबाया था ना। और हंसते हुए कहने लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका होता है वेयर बीस्ट से निपटने का, वो तरीका मुझे एक मेरे कंपेनियन यानी कि मेरे साथी वेयर बीस्ट ने बताया था। और उसने कहा था कि अगर तुम किसी वेयर बीस्ट को अच्छी तरीके से सबक सिखाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम्हें उसे इतना पीटो कि वो कभी तुमसे कुछ बोले ही नहीं। अगर कभी ये लोग कंट्रोल खो देते हैं तो तभी अच्छा तरीका है इन्हें सबक सिखाने का। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वह वेयर बीस्ट वापस से उस पर अटैक करने लगता है बिल्कुल पागलों की तरह, लेकिन वो एक भी अटैक टिनी पर नहीं कर पा रहा होता और टिनी उसे बहुत ज्यादा आसानी से डॉज करते करते ऐसे कुत्ते की तरह पीटने में लगा हुआ है। और क्या लगता है कि इस कुत्ते को बहुत ज्यादा पनिश करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और वो भाई कुत्ता पिल्ला जो भी होता है वो पीछे गिर जाता है बेहोश होकर, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। भाई बच्चा है लेकिन भाई क्या पीट रहा है लौंडे को। और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहाँ पर अभी न मरो, तो आखिरकार मैं अपनी इच्छा जो पूरा करना चाहता हूँ तुम्हें पीट कर, और मेरा गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। भले तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हें पीट कर तुम्हारी मौत हो। और मेरे साथ ने ये भी कहा था कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इसे चाहे इतना पीट लो। आखिरकार वेयर बीस्ट की जो एबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, तो तुम चाहे इतना पीट लो वो वापस से ठीक हो जाएंगे क्योंकि उनकी हीलिंग एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी उसको उस वेयर बीस्ट को इतनी बुरी गंदी तरीके से पीटता है ना कि एक बार के लिए तो मुझे भी बुरा लगने लगता है इसको। और वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, और जैसे एक दीवार से जाकर टकरा जाता है तो वहां पर एक लॉकर टाइप का दिखाई देता है जिसे देखकर थोड़ा टिनी सरप्राइज होता है और उस लॉकर में से एक रेड कलर का स्टोन टपकता है और वो वेयर बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और टिनी कहने लगता है उससे क्या तुम अपने सेंसेस पे आ गए, तुम्हारा दिमाग सही हो गया। और वो वुल्फ गैंग लीडर उससे घबराते हो कपड़ा कपकपाता है, उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब मेरे साथ क्यों करने में लगे हुए हो, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। और इस वक्त टिनी काफी तो गुस्से में होता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ने वाला बस, बल्कि मैं तुम्हारी एक एक हड्डी को चूर चूर करने वाला हूँ। ये देखकर वो कपकपाने लगता है बीस्ट और कहने लगता है सॉरी मुझे माफ कर दो। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सिस्टर से बुरी गंदी तरीके से माफी मांगो जब तक तुम्हारी जुबान बाहर नहीं आ जाए, और जब भी मैं तुमसे कुछ पूछूं हमेशा मेरी सिस्टर से माफी मांगना। और उससे कहना
कि वो तुम्हें माफ कर दे और प्रे करने लगता है उस कुत्ते को पूरी तरीके से पीटने के बाद और कहने लगता है कि मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि सिस्टर कि अब आपकी आत्मा अच्छी तरीके से हेवन में चली जाएगी। आखिरकार मैंने इतना काफी होगा आपके लिए बदला। और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा मैं सोच रहा था कि तेरी गर्दन को खाड़ कर बाहर फेंक दूं। इतने वाला कहने ही वाला होता है तभी जो बीस्ट होता है वियर बीस्ट उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है घबराते हुए और उससे क्या लगता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अरीना, मुझे माफ कर दो, मतलब माफी मांगने लगता है उसकी सिस्टर से। और इसकी ऐसी हुई होती है माफी मांगते मांगते। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता अगर मैं तुम्हारे टोटे टोटे करके टुकड़े टुकड़े कर करके अपनी सिस्टर के पास भेज दूं, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं ऐसा। लेकिन तभी जो वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो एरिना, मुझे माफ कर दो एरिना। भाई पगला चुका है और माफी मांगते मांगते उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि मुझे ही लगता है कि मेरी सिस्टर का भी तेरा चेहरा देखना भी चाहिए, इन गंदा सा चेहरा। अब जब भी मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं तब उसका तुम जवाब दोगे, अगर तुम उसका जवाब नहीं देते हो तो मैं तुम्हें हर बार हिट करूंगा। आखिरकार तुम जैसा एक वेयर बीस्ट यहाँ पर क्या करने में लगा हुआ है। तभी उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर जाती है जो कि पहले गिरा था और उस पत्थर को उठाकर उससे कहने लगता है कि प्रीवियस लाइफ में मेरी इससे पहली लाइफ में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था यहाँ पर। आखिरकार ये क्या चीज है। और जैसे ही उस पत्थर को उठाता है तो उनमें से बहुत बड़ा भयानक एनर्जी निकलने लगती है, डिमोनिक एनर्जी। और उसको सेंस करते हुए कहने लगता है कि ये डार्क एनर्जी, आखिरकार इसमें क्या कर रही है ये डार्क एनर्जी। और उस पत्थर में से एक वुल्फ की इमेज निकलने लगती है और उस इमेज में एक रेड कलर की चेन से उस वुल्फ को बांधा गया है। ये देखने के बाद टिनी कति से अपराध हो जाता है और वुल्फ इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो टिनी की तरफ देखने में लगा हुआ है। और उसको देखने के बाद वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है जब उसकी एक फ्रेंड हुआ करती थी, उसके साथ वो कहीं जा रहा था और ये बड़ा वाला टिनी जिसकी बॉडी कभी सॉलिड हो रखी है और वो उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तो मुझे कहाँ ले जा रही हो। और हमें एक एल्फ को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगी हुई होती है कि जो स्पिरिट बीस्ट है वो यहाँ पर रहते हैं। और हमें स्पिरिट बीस्ट के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसे बीस्ट होते हैं जो कि कम से कम 100 सालों तक इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर माना को स्टोर कर रखा हुआ था, जिससे कारण इनकी जो बॉडी होती है वो रिबॉर्न हो जाती है। तभी टिनी कह रहा होता है कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम एल्फेनियम के बाहर भी स्पिरिट्स को ढूंढ सकते हो। मैंने ये भी सुना है कि जो एनिमल्स की जो स्पिरिट होती है वो काफी ज्यादा रेयर होती हैं। तभी वो एल्फ उसे बताने लगती है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि हम इन एनिमल्स की स्पिरिट को ही सोल्स को ही हम लोग स्पिरिट कहते हैं। तभी वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं कोई स्पिरिट मेज तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पता ही है कि हम सोल्स को ही स्पिरिट कहते हैं। तभी वो उससे कहने लगती है एल्फ, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम्हें ये पता है कि उस स्पिरिट के एसेंस को क्या होल्ड करता है। और एक पत्थर को लेती है और वो पत्थर चमक रहा होता है फुल एनर्जी से भरा हुआ और उसे हम स्पिरिट स्टोन कहते हैं। और वो इस स्पिरिट स्टोन को देखते हुए उस वुल्फ की तरफ देखता है छोटे वाले और उससे पूछ लगता है कि आखिरकार तुम जैसी छोटी गैंग इतने ज्यादा वैल्यूएबल आइटम यानी कि इस स्पिरिट स्टोन के पोजीशन में कैसे आई। और तो और इस स्पिरिट स्टोन की जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। और आखिरकार ये स्पिरिट स्टोन डार्क एनर्जी कंटेंट क्यों करता है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ, लेकिन इस पर जो सील लगी हुई है मुझे इसे तोड़ना होगा। और वो एक मुक्के में इसकी सील को तोड़ देता है, जिससे कारण जो स्पिरिट जो वुल्फ की स्पिरिट उस पत्थर में कैद होती है वो वहां से आजाद हो जाती है और वो जोर से आउल करती है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो इस वुल्फ की मेमोरीज में चला जाता है। और जो वुल्फ होता है वो सारी की सारी मेमोरीज उस टिनी को दिखाने लगता है। यहाँ पर पास्ट में उस वह वुल्फ काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और काफी ज्यादा लोग उसको हंट करने में लगे हुए एक सिचुएशन पर। और जब टिनी इसकी मेमोरीज को देखता है तो कहने लगता है कि सच में उस वुल्फ की मेमोरीज हैं। आखिरकार इतने ज्यादा लोग इसको मारने के लिए क्यों तुले हुए हैं और जितने भी लोग उसे मारने के लिए आए हुए हैं सभी के अंदर इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी क्यों है। और तभी उनमें से कुछ लोग होते हैं वो उस वुल्फ के पैर को काट देते हैं, जिससे कारण वो वुल्फ चल नहीं पाता और उसके टोटे टोटे कर देते हैं और वो वुल्फ रोने लगता है, जोर से चिल्लाने लगता है। और इस तरीके से वो वुल्फ वहां पर मारा जाता है। और वो सारे के सारे जो वेपन्स होते हैं वो डार्क एनर्जी से भरे पड़े हैं। और उनका जो लीडर होता है वो उनको उनकी उस बीस्ट में से कुछ निकालने के लिए देता है और इस बीस्ट में से एक छोटा सा पत्थर निकालता है जिसे हम स्पिरिट स्टोन कहते थे। और जब उसे ये बात टिनी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है क्या ये लोग सच में इस स्पिरिट स्टोन के पीछे थे। और उस स्पिरिट स्टोन को एक छोटे के बच्चे को दे दिया जाता है और एक छोटा सा बच्चा और कोई नहीं है बल्कि मैं उसी वुल्फ गैंग का लीडर है जब ये छोटा हुआ करता था, लेकिन अभी इसे ये पता नहीं है। और इसको देखकर टिनी उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये बच्चे को क्यों देने में लगे हुए स्पिरिट स्टोन। तभी अचानक से जो छोटा सा बच्चा होता है वो एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये बात टिनी को पता चलती है तो काफी गुस्से में कहने लगता है कि ये कमीने लोग बास्टर्ड कहीं के इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए होते और स्पिरिट स्टोन ने एब्जॉर्ब करने के लिए दे दे ताकि ये लोग डीमन बीस्ट में कन्वर्ट हो जाएं। अब मुझे समझ में आया जिस बच्चे को ये दिया गया था ये जरूरी ये वुल्फ होगा जो कि यहाँ पर मेरे सामने बैठा हुआ है। तो अब समझ में आया कि उन लोगों ने इस बंदे को वेयर वुल्फ में कन्वर्ट कर दिया था। और उससे पूछने लगता है कि जिससे कि पहले कि तुम इस पूरे की पूरे स्पिरिट स्टोन को एब्जॉर्ब कर सको उससे पहले मैंने तुम्हें रोक दिया है।
तभी अचानक से जो वुल्फ होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और वो सबसे पहले तो उस वुल्फ गैंग के लीडर पर अटैक करने लगता है। लेकिन टनी उसके बीच में आता है उसे रोकते हुए और उससे कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मैं नहीं चाहता कि तुम इस वुल्फ को, छोटे से पिल्ले को मारो। मैं चाहता हूँ कि ये मरने से पहले काफी ज्यादा पेन का, काफी ज्यादा दर्द सहे। लेकिन वुल्फ उसकी बात को समझ जाता है। ये देखकर टनी उससे कहने लगता है, क्या तुम मेरी लैंग्वेज को समझ सकते हो? ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेरे पास तो स्पिरिट मेज की जो एबिलिटीज है वो तो नहीं है। और वो उस मूवमेंट को याद करने लगता है जब उसकी एल्फ फ्रेंड ने उससे कहा था और उससे मैंने पूछा था क्या लोग, हम जो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं वो स्पिरिट मेज, मतलब उस स्पिरिट से बात कर सकते हैं अगर वो स्पिरिट मेज ना हो तो, या फिर नॉर्मल ह्यूमन स्पिरिट मेज बन सकते हैं। तभी उसने एल्फ ने कहा था अगर किसी इंसान की सोल काफी बहुत ही ज्यादा प्योर हो तो वो लोग बन सकते हैं स्पिरिट, मतलब स्पिरिट से बात कर सकते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक बच्चा ही है जो कि इतनी ज्यादा प्योर सोल को पजेस कर सकता है और इस लड़की का, इस एल्फ का नाम एस्टिना होता है। और याद करते हो क्या लगता है कि एस्टिना ने मुझसे ऐसा कुछ कहा तो था कि अगर बच्चे की सोल काफी ज्यादा प्योर होती है तो वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो उसी से बात कर सकती हैं। और देखा जाए तो इस वक्त मैं काफी ज्यादा छोटा हूँ तो शायद पॉसिबल है कि मैं इसलिए इसको बात कर पा रहा हूँ उससे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी जो सोल है वो काफी ज्यादा प्योर है। जब ये बात उस वुल्फ से कहता है तो वो वुल्फ हिलाने लगता है, अपना सर मना करने लगता है उससे और वुल्फ स्माइल मारते हुए उसके काफी देर नजदीक आ जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शौक होता है टनी। तभी टनी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जब मैं तुम्हारे उस चेन को आदत करने में लगा हुआ था तब मेरा माना तुम्हारे उस स्पिरिट स्टोन में चला गया और ये स्पिरिट स्टोन में जो थोड़े बड़े टुकड़े थे, जो बची कम एनर्जी थी, उस माना से वो भर गया और इसलिए तुम मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो क्योंकि मेरा जो माना है वो इस स्पिरिट स्टोन के अंदर है। और वो सर हिलाकर हाँ कहने लगता है। काफी समझदार है भाई ये। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अब तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, और वो भी हाँ कह देता है। और तभी वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और हमें बताया जाता है कि स्पिरिट को मेजिस से डिफरेंट तरीके से ऑपरेट किया जाता है। मैजिक हमेशा कॉन्स्टेंटली कास्टर के द्वारा नजर में रहना चाहिए, लेकिन स्पिरिट्स की बात करें तो उनके खुद के सोच होती है, तो अगर बस उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करा दो तो वो जैसा चाहे तुम बोलोगे वो वैसा करने के लिए तैयार होते हैं। और तुम उनकी फिजिकल बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। और तो और जैसे जैसे उनका कास्टर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है वैसे वैसे ही वह स्पिरिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। इसलिए तो एस्टिना टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, या फिर मानी जाती थी, क्योंकि ये तो पास्ट या फ्यूचर भाई कंफ्यूजन कौन सी वाला इस्तेमाल करना चाहिए। और तभी जैसे ही वो उससे कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस बीच से पूछता है तो वो वुल्फ की बात समझते हुए उससे कहने लगता है, अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारी एक रिक्वेस्ट है। और तभी उसकी मेमोरीज को, उसके थॉट्स को समझने की कोशिश करता है और उसकी बात को समझ जाता है और कहने लगता है टनी, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम उस बंदे से बदला लेना चाहते हो जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है। और टनी उसकी बात से एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार जो भी इस डार्कनेस से रिलेटेड मैं सभी को वैसे भी मारने वाला था तो तुम्हारा बदला भी उसके बीच में पूरा हो जाएगा। और वह वुल्फ उससे एग्री हो जाता है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। जैसे वह कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एकदम से छोटा हो जाता है साइज में। और एक स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तुम्हें कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद टनी उससे कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारा क्या नाम रखना चाहिए। मेरे ख्याल से शायद कोई ऐसा नाम रखना चाहिए जो कि ईस्टर्न साइड से रिलेटेड हो। मुझे पता चल गया, मैं तुम्हें वुलांग कहकर बुलाऊंगा। और वो वुल्फ ही मान जाता है, इस बात से एग्री हो जाता है। पर मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो शैडोज में इस बंदे को सपोर्ट करने में लगे हुए थे वह लोग कौन थे। किसे पता था कि ये सभी के सभी लोग यहाँ पर डीमन बीस्ट को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये लोग वही होंगे, जबकि मैं ये लोग डार्क एनर्जी छोड़ने में लगे हुए थे अपनी बॉडी से। उन्हें हम डिमोनिक फॉलोवर्स के नाम से भी जानते हैं। ये सभी के सभी लोग रिलीजियस फैनेटिक्स हैं जो कि गॉडेस की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं और डीमंस को वर्शिप करते हैं। डीमन बीस्ट लॉर्ड आर्मी के आने से पहले भी ये लोग मौजूद हुआ करते थे और काफी ज्यादा तबाही मचाने लगते थे। हर जगह सिर्फ तबाही तबाही, इनके दिमाग में बस तबाही बही रखी थी और कुछ भी नहीं। और तो और उस समय पर मैं लिबरिथ में था, इसलिए मुझे ज्यादा डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता हुआ इनके बारे में। खैर वो सब छोड़ो। तभी वो उस बंदे को जोरदार से लात मारता है, जहाँ पर जो वुल्फ गैंग का लीडर होता है वो अभी भी एरिना से माफी मांगने में लगा होता है। तभी उसे लात मारते हुए टनी उससे कहने लगता है कि अपना मुंह बंद करो। जिन लोगों, और उससे पूछता है जिन लोगों ने तो मुझे स्पिरिट स्टोन दिया है वो डीमन फॉलोवर्स थे ना। लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं होता है। तभी टनी कहता है अब तो इसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर नहीं है, तो मेरी बात भी ना सुन रहा। और वो अपने उस वुल्फ से कहने लगता है कि इसको जल्दी से होश में लाओ। और तभी उसका वुल्फ जोड़ते घुर्राता है और उस बंदे को होश आ जाता है और वो देखकर डर जाता है और कहने लगता है वुल्फ, यहाँ पर वुल्फ क्या करने में लगा हुआ है। और टनी उससे पूछ लगता है कि जिसने तुम्हें जो स्पिरिट स्टोन दिया है वह लोग कहाँ पर है, और उसे बताने लगता है कि वह एक ग्रुप है। तभी टनी कहने लगता है कि मुझे पता है कि वह ग्रुप है, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि आखिरकार वह लोग कहाँ पर है और इस वक्त क्या करने में लगे हुए हैं। तभी वो बंदा खड़ा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है हाँ हंसता और कहने लगता है जिस ग्रुप के बारे में तुम पूछने में लगे हुए हो वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाले। मैं उनके लिए किसी एक्सपेरिमेंट से कम नहीं हूँ। बस आखिरकार उन लोगों के पास इंक्रेडिबल पावर्स हैं, वह लोग जो चाहे वैसा कर सकते हैं। और वैसे इतना वाला बताने वाला होता है। तभी उस वुल्फ गैंग के लीडर का सर जोरों से फट जाता है। भाई चीतरे होगा उस बंदे के। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है टनी और काफी सरप्राइज हो जाता है और उसको देखकर कहने लगता है क्या उन डीमन फॉलोवर्स ने इसके बाद इस तरह का स्पेल कास्ट करके रखा था ताकि ये किसी को भी कुछ ना बता सके और अपने मुंह को बंद
रखे। अगर सोचा जाए तो इसने पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा ही कहा था, जब उसने कहा था कि वे लोग तुम्हें हंट करने वाले हैं। मुझे लगा कि ये बस वैसी बकवास करने में लगा हुआ था, या फिर अपने मिनियंस अपने चेलों के बारे में बात करने में लगा था। आखिरकार लास्ट टाइम मैंने इसके मेंस को काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, और उनके खुद के आदमियों को ये नहीं पता था कि ये बंदा इनका लीडर एक वेयरवुल्फ था। खैर, मुझे भूल जाना चाहिए इनके बारे में। आखिरकार ये मेरा स्टाइल नहीं है सोचने वाला। तभी अचानक से उसकी नजर एक सेफ पड़ जाती है और कहने लगता है कि मेरी सबसे पहली मेन प्रायोरिटी होगी यहाँ पर जो चीज है। और वो उस बॉस की बॉडी को घसीट कर ले जाने लगता है और कहने लगता है कि अब समय आ चुका है उस चीज को वापस लेने का, जो भी चीज इसने मुझसे ली है, और उसको जोड़ दे दीवार में दे मारता है, जिसके कारण वो दीवार पूरी तरीके से टूट जाती है और वो लॉकर बाहर निकल आता है और उसके हाथ को उठाता है और उससे कहने लगता है कि अगर मैं सोचा जाए तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा काम आने वाली है स्वॉर्ड मास्टर के लिए। जब भी मुझे स्वॉर्ड मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा तब मैं इसके बारे में उन्हें जरूर बताऊंगा। आखिरकार मैं अपने ओल्ड कंपनी के पास भरोसा जो करता हूँ उनसे, और वो उस वुल्फ का हाथ रखकर फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर उस लॉक को खोलने लगता है। और उस लॉक को खोलने के बाद कहने लगता है नहीं नहीं, ओल्ड कंपेनियन नहीं कहना चाहिए, बल्कि मैं अपने फ्यूचर कंपेनियन कहना चाहिए उन्हें। मेरे फ्यूचर के साथी बनने वाले हैं वह सभी के सभी लोग। और अंदर जाकर उस लॉकर में से उस रिंग को उठा लेता है और कहने लगता है अगर मुझे वो पर्पस पूरा करना है तो मुझे ये रिंग जरूरत पड़ेगी। और ये रिंग को बताता है कि ये रिंग एक वैलेंटीना की सील है इसमें। और वो उस मूवमेंट के बारे में याद करने लगता है कि जब ये रिंग उसे दी गई थी, पास्ट के बारे में, जब एक लड़की उसके पास आई और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है बच्चे, तो ये बच्चा बताता है कि मेरा नाम टिनी है। ये बात सुनने के बाद वह उसके अपनी रिंग उतार कर देने लगती है और उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम्हारा नेम भी काफी ज्यादा क्यूट है और ये नेम तुम पर काफी ज्यादा सूट भी करता है। और अपनी रिंग उसे देते हुए उससे कहने लगते हैं कि जब भी तुम्हारे पास मौका मिले तब मुझे ढूंढते हुए जरूर आना और मैं उस वक्त तुम्हारी मदद करूंगी। और ये मेरा तुमसे वादा रहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। और तभी उस रिंग को लेकर कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी रिंग को लेकर वो कहने लगता है कि पूरे के पूरे इस जगह कंटिनेंट को पता है कि आखिरकार तुम कौन हो, और इसका नाम चुलोय वॉन वेलेंटिया है। और तो और स्वॉर्ड मास्टर की सबसे ज्यादा यंगेस्ट डॉटर है, वही एसगार्ड वॉन वेलेंटिया की। इसने अपनी पहचान दुनिया भर में बनाई, वो भी इसलिए क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा काइंड थी और हमेशा सबकी मदद किया करती थी। और यहाँ तक कि जो लोग होते हैं वो इसे एंजल कहकर बुलाया करते थे। और इस साल वह कम से कम 16 साल में बदल गई होगी। और वेलेंटाइन फैमिली का ये रूल है कि 16 साल का मतलब जब भी लोग अडल्ट बनने वाले होते हैं तो उन्हें हमेशा बाहर घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे अपनी खुद की रेपुटेशन बनाए और जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा लोगों की मदद करें और टेम्पल में जाकर दान पुण्य का काम करें। और इसीलिए मेरी मुलाकात उससे हुई थी उस वक्त, क्योंकि इस वक्त वह ऐसी जगहों पर जाकर हर जगह दान पुण्य करने में लगी थी। और प्रीवियस लाइफ में मेरा बदला इस गैंग से लेने में काफी ज्यादा लेट हो गया था, इसलिए प्रीवियस लाइफ में मैं इस रिंग को वापस नहीं हासिल कर पाया था उस समय पर। और तो और उसकी मदद पाना मेरे लिए काफी ज्यादा कठिन था। लेकिन इस लाइफ में मुझे ये रिंग मिल चुकी है तो ये रिंग मेरे काफी ज्यादा काम आने वाली है। और इस रिंग का इस्तेमाल कर ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है स्वॉर्ड मास्टर से मिलना। तभी अचानक से बाहर से कोई आने लगता है और कोई उससे कह रहा होता है तो मुझे बताओ आखिरकार वो बास्टर्ड कहाँ पर है। और जब टिनी को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है और मन में खुश तो स्माइल मारता है और कहने लगता है कि आखिरकार उस बादशाह का यहाँ पर आने का समय हो ही गया है। और तभी हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जो कि टकला होता है। वो आसपास देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आया था उसने इस बंदे की टांग पकड़कर सभी को मारा है बुरी तरीके से। इस बात को लेकर तो श्योर हूँ कि वो बंदा माना यूजर है, लेकिन तुम मुझसे ये कहने में लगे हो कि जो भी यहाँ पर तबाही मचाई है वो एक बच्चा है। तभी जो दूसरा बंदा होता है वो उस नाइट से कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि अगर तुम उसे अपने कब्जे में ले लो तो आपकी बहुत ज्यादा वाहवाही होगी और आपको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलेगा। तभी वो नाइट गुस्सा होते हुए उनसे कहने लगता है कि इसलिए मैंने तुमसे कहा था बेवकूफों की ड्रग्स कंट्रोल में रखो। तभी वो बंदा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस किया था मैंने, मैं आपसे सच में कह रहा हूँ, कसम खा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वो नाइट उनके बंदे पर लात मारता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार वुल्फ करने में क्या लगा है यहाँ पर, वो अपने बंदों को भी कंट्रोल में नहीं रख सकता। तभी हमें इस टकले के बारे में बताया जाता है, इसका नाम सर राम है और फाइल स्टेट का गार्ड कैप्टन। और ये कैप्टन मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि अब ये मौका मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। मैं वुल्फ को फोर्स करने वाला हूँ कि मुझे और द पे करे और काफी ज्यादा पैसे कमा लूं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाकर देखता है तो टिनी वहां पर आने में लगा हुआ होता है और तभी बाकी के लोग कहने में लगे तो हाँ यही बच्चा है जिसने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई है। तभी वो नाइट उससे पूछ लगता है बच्चे क्या वह तुम ही हो जिसने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचाई है। तभी टिनी कहता है हाँ मैं ही है वो, क्या तुम्हें सच में पता हुआ कि तुमने यहाँ पर क्या किया है। तभी टिनी कहता है आखिरकार परेशानी क्या है, मैंने कुछ बेवकूफों को तो निपटा दिया और यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ कांड कर दिया है जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि एक नाइट को यहाँ पर आना पड़े। आखिरकार तुम्हें यहाँ पर कई सारा बहुत ज्यादा पैसा जो पे किया जा रहा होगा इनके द्वारा। ये बात सुनने के बाद उस नाइट को काफी तो गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे मुझसे इस तरीके से बात करने की। और वो डायरेक्टली टिनी पर अटैक करने लगता है और टिनी उसकी अटैक को देखते मन में सोचता कहने लगता है कि ये बेयरली मुश्किल से ही माना यूजर के सेकंड लेवल पर ही पहुंच पाया है और बिना किसी परेशानी के उसके अटैक को डॉज कर देता है एक ही हाथ से। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी टिनी अपनी
किक में अपने माना को इकट्ठा करता है और मन में सोचता कहने लगता है कि मुझे ही लगता है कि मुझे इसे झेलने में ज्यादा परेशानी होगी। अगर मैं अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता हूँ तो बिना किसी परेशानी के इस नाइट को मैं निपटा सकता हूँ। और वो उस नाइट पर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर वो नाइट शॉक हो जाता है और एक ही किक में वो नाइट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है देख जब इसकी पावर को देखता है तो, और अपने हाथ से रोक तो लेता है लेकिन पसीने छूट जाते हैं उसकी इतनी पावर देखने के बाद। और टिनी कहता है लेकिन अब समय आ चुका है कि इसे दिखाऊं कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। और नाइट उससे कहने लगता है कि तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है बच्चे। और वो नाइट उस पर फिर से अटैक करने लगता है लेकिन बिना किसी परेशानी के टिनी डॉज कर देता है। और मन में सोच तो कहने में लगा होता है कि आखिरकार ये समय बिल्कुल भी सही नहीं है कि मैं किसी लॉर्ड को अपना दुश्मन बनाऊं। और तो और इसकी कमांड में काफी ज्यादा नाइट्स हैं और वो अगर मेरे पर अटैक करने के लिए आए तो मैं इनको झेल नहीं पाऊंगा। और तो और मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे कि ये नाइट खुद ही चला जाए और मुझ पर अटैक ना करे। और वो नाइट उससे कहने लगता है कि चूहे की तरह दौड़ना बंद करो और एक जगह खड़े रहो और मुझसे फाइट करो। और अपनी स्वॉर्ड निकालते उससे कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम अब मेरे इस अटैक को झेल पाओगे। तभी अचानक से टिनी अपने वुल्फ को बाहर निकाल देता है, जिसको देखकर वो नाइट काफी शॉक होता है और कहने लगता है क्या ये एक स्प्रिट है। और तभी हमें उसकी स्प्रिट को दिखाया जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक है और उसके पसीने छूट जाते हैं कैप्टन के। और टिनी इसको देखकर मन में सोचते कहने लगता है कि ये वाकई में घबरा रहा है, डर गया। आखिरकार ये कोई ऐसी नॉर्मल चीज तो है नहीं है कि इस छोटी सी जगह पर तुम देखो। और टिनी उससे कहने लगता है कि अब जबकि तुम शांत हो ही चुके हो तो क्यों ना हम बिजनेस की बात करें यहाँ पर। अब तुम मुझसे सच सच बताना, तुम्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, इससे तुम केयर करते हो कि तुम्हारी जो पेमेंट है वो तुम्हें पर पहुंच जाए। बिल्कुल तुम्हें बस पैसों से मतलब है, सही कहा ना। ये बात सुनने के बाद कैप्टन कहने लगता है उससे आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी टिनी कहने लगता है मैं तुम्हें वुल्फ की जगह पर पे करूंगा। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वो कैप्टन घबराते हुए कहने लगता है ये एक बच्चे के लिए कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिरकार तुम कितने बड़े हो, क्या तुमने अपनी अपीयरेंस को अल्टर कर दिया या फिर मतलब बदल लिया है ताकि तुम यहाँ पर आ सको। तभी टिनी कहने लगता है कि जैसे कि मैं ऐसा कर ही सकता हूँ, मैं यहीं पर रहने वाला एक बंदा हूँ और इस जगह का नेटिव हूँ, लेकिन मैंने काफी ज्यादा रेपुटेशन बना रखी है अपने इस एरिया में। और वो नाइट मान जाता है और वो कैप्टन उससे कहने लगता है क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो कि तुम 5 प्लेटिनियम कॉइन मुझे प्रोवाइड करा सको। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मजाक करने में लगे हुए हो, क्या तुम मुझसे लूटना चाहते हो सच में पूरी तरीके से। वुल्फ तुम्हें कम से कम 1 प्लेटिनियम कॉइन देना होगा लेकिन मैं तुम्हें 1.5 प्लेटिनियम कॉइन दूंगा इसके बदले में। ये बात सुनने के बाद वो कैप्टन भड़क पड़ता है लेकिन टिनी भी हार का मानने वाला और उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरा ऑफर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मर सकते हो। और जैसे वो स्पीड बीस्ट को देखता है तो कैप्टन की फट जाती है और वो पसीना पसीना हो जाता है और वो वहां से अपनी स्वॉर्ड को वापस रखकर जाने लगता है। उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है, मैंने इस बात में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक बच्चा मुझसे इस तरीके से बात करेगा। तभी टिनी उससे पूछने लगता है तो क्या हुआ तुम्हारे ऑफर के बारे में। तभी कैप्टन वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि महीने की आखिरी तारीख पर पेमेंट दी जाती है, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम वो पेमेंट उसी वक्त पर कर दो। तो और वो वहां से जाते हो जब बाकी उनकी शादी देखते हैं तो घबराने लगते हैं और कहने लगते हैं सर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको हमारे बॉस का बदला लेना होगा, आप ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे हम सभी को। लेकिन कैप्टन उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारता है और कहने लगता है कि जल्दी से भगले यहाँ से, तुम एक नंबर के कचड़े किसी काम के नहीं हो, वर्थलेस हो। तभी जो टिनी होता है वो एक गोल्ड कॉइन उस तरफ फेंकता है, उससे कहने लगता है हे गार्ड कैप्टन जरा एक सेकंड रुको, अब मुझे लगता है कि यहाँ का जो लॉर्ड है मुझे उससे बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ की जो ओनरशिप है वो चेंज हो चुकी है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम हमारे लिए एक मीटिंग सेट कर सकते हो। तभी कैप्टन उससे कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी घटना हुई है मैं अपने लॉर्ड को जाकर सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी जो पेमेंट है वो समय से पहले पहुंच जानी चाहिए, वरना हमारे जो लॉर्ड है उनका गुस्सा तुम्हें झेलना पड़ेगा। और वो वहां से चला जाता है। तभी टिनी उसको जाते हुए कहने लगता है कि मैंने तो बिल्कुल भी गलत नहीं सोचा था इसके बारे में और ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर वो दिन आता है तो। और बाकी के जो चमचे होते हैं वो वहां से भागने में लगे होते हैं। टिनी उन्हें रोकते उनसे क्या लगता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ 1 घंटा देने वाला हूँ अभी से, मैं चाहता हूँ तुम्हारे सारे के सारे गैंग के लोग यहाँ पर मौजूद हो और इन्वेडर में जितनी भी लड़कियां काम करने में लगी हुई हैं और तो और वह बच्चे भी जो कि भीख मांगने पर तुमने जॉब में लगा रखे हैं, मैं हर जैसे जैसे तुम लेट होते जाओगे वैसे वैसे मैं हर मिनट एक बंदे को यहाँ पर मारते जाऊंगा। और वो अपनी स्पिरिट को रिलीज कर देता है। ये देखने के बाद उनकी व्यथा फट जाती है और कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ पर अपनी जान बचाने की भागने की कोशिश की तो मैं अपनी स्पिरिट को तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और जब तक वो तुम्हें मार नहीं देगी मेरी स्पिरिट वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। और तुम इस बारे में भूल मत जाना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। तो सभी के सभी लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और वो उस रिंग को देखते हुए कहने लगता है अपने आप से अगर मेरे सब कुछ प्लान के हिसाब से गया तो मुझे ही लगता कि मुझे इस जगह से निपटने में 2 हफ्ते भी लगेंगे। मैं वाकई में ड्यूक वेलेंटिया से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, यानी कि एसगार्ड। तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वही लोग वापस आ जाते हैं हाँफते हुए टिनी के पास और कहने लगते हैं कि हम सभी को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वहाँ पर एमा आ जाती है और वो टिनी को देखकर काफी ज्यादा शौक और घबरा जाती है और वो टिनी के पास जाने लगती है और कहने लगती है टिनी क्या हुआ, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी हुई है, क्या तुम्हें फिर से लोगों ने बुरी तरीके से पीटा है। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि ये मेरा खून नहीं है बल्कि मैं उस वुल्फ का है और वुल्फ ऑलरेडी मारा जा चुका है। ये देखने के बाद वहाँ
पर जितने भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। तभी एमा उसके पास जाती है और उसके तरफ खड़े होकर कहने लगती है कि सच में ये वुल्फ की बॉडी है। और वहाँ पर जितने भी लोग कह रहे होते हैं वो शॉक होते हुए कहने लगते हैं क्या ये सच में वुल्फ है, क्या ये सच में मारा गया। और सभी लोग डरे हुए होते हैं। तभी टिनी मन में सोचते कहने लगता है इस इन्वेडर में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का जो लॉर्ड है वो इस वुल्फ को सपोर्ट करता है। तभी उनमें से एक बंदा होता है वो पूछने लगता है क्या होगा अगर जो यहाँ के जो लॉर्ड है वो हमारे पास बदला लेने के लिए आ गए, अटैक करने के लिए, क्योंकि जो वुल्फ था उसके लिए काम करता था। तभी टिनी कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार ये बहुत बड़ा झूठ है, किसी नोबल से झूठ बोलना बहुत बड़ा क्राइम है। और तभी उन्हें एक बुक दिखाता है और उससे कहने लगता है लेकिन अगर क्या हो इस जगह के लॉर्ड के बारे में ड्यूक वेलेंटिया को बता दिया जाए तो, और जब इस सिचुएशन के बारे में ड्यूक वेलेंटिया को पता चलेगा तो उस लॉर्ड के साथ क्या होगा। तभी कहानी सेट होती है उस लॉर्ड के मेंशन पर जहाँ पर दो गार्ड आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक गार्ड कह रहा होता है मैं काफी दिन हो चुके हैं उस राहम मतलब कैप्टन राहम को मिले हुए, क्या वो किसी वेकेशन पर चले गए हैं। तभी दूसरा गार्ड कहने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, उन्हें इसलिए प्रोबेशन में रखा गया है क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था इन्वेडर में उसके कारण। तभी दूसरा गार्ड पूछता है क्या, लेकिन क्यों। तभी वो बताने लगता है कुछ दिन पहले की बात है, उस वहाँ पर दो कुछ थक से जो गुंडे लोग थे उनके बीच में पावर स्ट्रगल की बैटल हुई थी और वहाँ पर काफी लोग मारे भी गए थे। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि तुम कहना चाहते हो यहाँ पर सारे के सारे जो गुंडे थे वो लोग कहे थे, उन्होंने क्लेम कर रहे थे कि हमने एक गोश्त को देखा है, और जब हमने उनसे और ज्यादा उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशर दिया और ज्यादा डिटेल देने के लिए उनसे, तो उन्होंने हमसे बस इतना ही कहा कि एक मॉन्स्टर बीस्ट वुल्फ के द्वारा हमें चेस किया जा रहा है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि उनका जो फॉर्मर बॉस था वुल्फ गैंग का लीडर, वो इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन में था कि उन्हें उस बंदे को पहचाना भी नहीं जा सकता। और तो और उस बंदे के पूरा फॉर्च्यून सारा का सारा पैसा गायब था, लेकिन इसका सर राहिम से क्या लेने देना। तभी दूसरा गार्ड कहने लगता है कि जब वो वहाँ के नए बॉस से नेगोशिएशन करने गया तो वहाँ की जो नेगोशिएशन थी वो फेल हो गई और बिल्कुल ठीक नहीं गई। और तो और इन्वेडेशन में जितनी भी शॉप्स है वो सभी की सभी बंद हो गई हैं। इसी कारण से मर्चेंट्स के द्वारा हमारे पास काफी ज्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। आखिरकार हमारे लॉर्ड की जो सबसे ज्यादा मेन इनकम थी वो हमने खो दी है। तभी दूसरा गार्ड कहने लगता है इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि हमारी जो लॉर्ड है वो इतने तो गुस्से में है इस वक्त, इसलिए इस गैंग का जो नया बॉस है उसे यहाँ पर समन किया गया है। अच्छा ऐसी बात है तो उस गैंग के लीडर का नाम क्या है। तभी कहानी जाती है पास्ट में उस मूवमेंट पर जब वो उस डायरी को सभी के सभी लोगों को दिखाने वाला था, हमें दिखा रहा था और उससे कह रहा था कि अगर डूक को इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। तभी एमा उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि अगर तुम क्या कहना चाहते हो। तभी टिनी मन में सोचते कहने लगता है कि मेरी पास्ट लाइफ में मैं हमेशा यही सोचा करता था कि सभी के सभी जो नोबल्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए मैंने जब ये लेजर देखा, ये बुक देखी थी उस समय पर, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस बुक पर। और यहाँ के जो लॉर्ड्स की रिक्वेस्ट थी उसके अनुसार मैंने उसका पूरा का पूरा खजाना और सारी वो बुक यहाँ के लॉर्ड को सौंप दिया था, और इसके बदले में वहाँ से मुझे परमिशन मिल गई मेरे को साथियों को इस जगह से निकालने की। लेकिन चीजें इस वक्त काफी डिफरेंट है। प्रीवियस लाइफ में मैं इतना ज्यादा स्मार्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन जब मैं नाइट बन गया तो मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सीखा। यहाँ पर हमेशा ऐसे नोबल्स होते हैं जो एक नोबल को आउट रैंक कर देता है, मतलब एक नोबल से पावरफुल नोबल। अब इस लॉर्ड के लिए अंत आ चुका है। तभी टिनी एमा से कहने लगता है कि तुम्हारे लिए समझना बिल्कुल भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। ये बात सुनने के बाद हमें कहने लगती है क्या। तभी टिनी कहने लगता है सभी लोगों से कि सब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि तुम वुल्फ की गैंग से पूरी तरीके से फ्री हो चुके हो, जिन्हें तुम्हें ये लोग कंट्रोल करने में लगे हुए थे, अब तुम पूरी तरीके से आजाद हो। ये बात सुनने के बाद हमें कहने लगती है शौक होते हुए क्या हम सच में फ्री है। और टिनी उन्हें एक मौका देते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका होने वाला है, तुम अपना बदला उस पड़ी हुई डेड बॉडी से निपटा सकती हो जो वुल्फ गैंग का लीडर वहाँ पर पड़ा हुआ है। तभी एमा काफी ज्यादा गुस्से से भरी हुई होती है और वो भागती उसके पास जाती है और उस मरी हुई डेड बॉडी में लात मारने लगती है और गालियां दे रही होती है भर भर के, और कहने लगती है कि मैं एक सक्सेसफुल मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन तुमने मेरी पूरी की पूरी फैमिली को तबाह कर दिया, जिसके कारण मेरी ये सिचुएशन हो गई है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितना ज्यादा झेलना पड़ा है पूरी पूरी लाइफ में। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाली। और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती हैं सभी के सभी जाकर उस वुल्फ पर अपना गुस्सा निकालने लगती हैं और पूरी तरीके से उसकी बॉडी की हालत इतनी खराब कर देती हैं कि कोई पहचान भी ना पाए। और इस वक्त जब टिनी उन्हें देख रहा होता है तो मन में सोचता कहने लगता है कि इस वक्त इन्हें कंसोलेशन देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा और ये मेरे लिए काफी तक कठिन होगा, और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है किस तरीके से मैं अपना जो कर्ज चुका रहा हूँ। मुझे पता है इनकी जो दर्द है जो इन्होंने सहा है मैं उसे अच्छी तरीके से हील तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हैं। और तभी भी उस लॉकर को नीचे लाकर खोल देता है सभी के सामने और सभी से कहने लगता है कि तुम जितना चाहे उतना पैसा यहाँ पर ले जा सकती हो। और मन में सोचते कहने लगता है कि इतना ज्यादा पैसा तो नहीं है कि इनके जो दिल पर लगे हुए जख्म है वो ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी ये इस पैसे से शायद थोड़ी इनकी हालत सही हो जाए। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि जो वुल्फ के द्वारा सारा का सारा खजाना ये रहा, वुल्फ की जितना भी कलेक्ट किया गया था वुल्फ के द्वारा, यहाँ पर जितने भी लड़कियां हैं या फिर बच्चे हैं जो इस इन्वेडर सिटी में नहीं रहना चाहते हैं वो यहाँ से पैसा ले और इस इन्वेडर सिटी को छोड़कर चले जाए। तभी उनमें से एक लड़की बोल पड़ती है कि तुम सारा का पैसा हमें देने वाले हो, और सभी के सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। तभी एमा उसके पास आती है टिनी के पास और उससे पूछ लगती है तुम्हारे बारे में क्या टिनी। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पैसे की, मुझे जो चीज चाहिए थी मैंने ऑलरेडी ले ली है। तभी एमा उससे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम नहीं समझोगे पैसों की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर इस वर्ल्ड में हर चीज के लिए तुम्हें पैसा बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी टिनी कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस वुल्फ गैंग के लीडर ने इतना ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठा किया है।
भले ही हम उस बास्टर को जहन्नुम में भेज दें, यानी कि नर्क में भेज दें, लेकिन उसका जो पैसा कलेक्ट हुआ पैसा है वो यहीं पर रहने वाला है। और सारी की सारी लड़कियों लड़कों का जो नजर उस पैसों पर रहती है और वो अजीब तरीके से स्माइल मारने लगते हैं, यानी कि इनके मन में लालच चढ़ चुका है और स्माइल मारते मन में सोचते कहने लगते हैं सभी के सभी, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा पैसा है, इतना मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्या होगा अगर मैं सारा का सारा पैसा अपने पास ही रख लूं तो? और इनके जो इंटेंशंस होते हैं वो टिनी को पता चल जाते हैं। भाई इतनी गंदी स्माइल मारेगा तो कोई भी समझ जाएगा ना कि आखिरकार इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हें एक बार पहले वार्न कर देना चाहता हूँ, अगर तुमने इस पैसे के लिए क्राइम करने की सोची भी या फिर यहाँ के जो लॉर्ड है उन सभी को कुछ भी बताने की कोशिश की भी, तो जो मेरी जो स्पिरिट दिख रही है ना, जो वुल्फ स्पिरिट, उन सभी को मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और तुम सभी के सभी मारे जाओगे। ये देखने के बाद वहाँ के सभी के लोग डर जाते हैं और टिनी कहने लगता है ये जो मेरी स्पिरिट है ना वो तुम्हारी आत्मा तक को नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी पूरी की पूरी जिंदगी भर। तभी टिनी उससे कहने लगता है और एमा को बुलाता है, उससे कहने लगता है एमा अगर तुम इस फाइल्स स्टेट को छोड़ के जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम डियाने सिटी में जाओ, और एक बात का ख्याल रखना कि तुम हमेशा अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना और अपने लिए मर्सनरीज को हायर भी कर लेना ताकि वे तुम्हें एस्कॉर्ट कर सके दूसरी जगह पर। तभी एमा टिनी के पास आती है और घबराते हो कहने लगती है तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बिना ही मैं यहाँ से चली जाऊँ, आखिरकार तुम्हारे बारे में क्या फिर? तभी टिनी कहने लगता है कि मुझे यहाँ कहीं और जाना है यहाँ से, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। ये देखने के बाद एमा काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है मैं इस बात को लेकर श्योर हो चुकी हूँ कि तुम बिल्कुल सर्वाइव करने में कामयाब रहोगी, जबकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, तो मैं जो तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब तुमने कहा कि मैं डैने में जाऊँ तो मैं वहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ में कभी भी किसी तरह की परेशानी हो तो तुम कभी भी ढूंढते हो वहाँ पर आ सकते हो। ये बात सुनने के बाद टिनी स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एमा। और टिनी अनाउंस कर देता है कि आज से और अभी से इस फाइल स्टेट के फाइल्स एंटरटेनमेंट के डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी तरीके से बंद कर दी जाएगी। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में, यहाँ पर वो गार्ड्स आपस में बात करने में लगे हुए होते हैं। यहाँ पर गार्ड्स का नाम पूछता है तो वो बताता है हाँ मुझे याद है कि जो इस नए गैंग का जो लीडर है उस बॉस लीडर का नाम टिनी है। तभी जो टिनी उसके सामने आ जाता है और वो अपना नाम बता देता है। ये सुनने के बाद वो गार्ड सरप्राइज होते हैं और उससे लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो बच्चे, और तुम यहाँ कब से खड़े हुए हो? हे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो, यह वह जगह है यहाँ पर लॉर्ड रहते हैं, तो यहाँ पर तुम जैसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ। तभी दूसरा गार्ड उससे पूछने लगता है जरा एक सेकंड रुको, आखिरकार तुम्हें उस नए गैंग लीडर का जो नाम है वो तुम्हें कैसे पता? तभी जो टिनी होता है अपनी वेयर बूस्ट वुल्फ की स्पिरिट को बाहर निकालता है और उससे क्या लगता है क्योंकि मैं ही वो टिनी हूँ जिसकी तुम बात करने में लगी हो। ये देखने के बाद वो गार्ड्स काफी शॉक हो जाते हैं और काफी डर जाते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। शो तभी हमें दिखाता है टिनी काफी ज्यादा बेकार सा फेस बना रहा होता है, मन में सोचते कहने लगता है सीरियसली मेरी बॉडी इतनी ज्यादा छोटी है इसलिए मुझे हमेशा इस तरह की सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ पर जिसे देखो वो मुझे मेरी बेइज्जती करने में लगा हुआ है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि इसे सच में बच्चा समझकर उससे ट्रीटमेंट दे रहा है। तभी जो फाइल स्टेट का कमांडर है, इसका नाम क्रान है, तो हम कमांडर ही कह लेते हैं, ज्यादा देर तक तो वैसे भी नहीं रहने वाला ये। तभी जो कमांडर होता है वो टिनी से कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा यंग हो। तभी टिनी उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है कि तुम्हारे जो गेस्ट आया हुआ है तुम इस तरीके से यहाँ पर वेट करके इंतजार कर पाओ और इतनी गंदी तरीके से इसे ऑब्जर्व करो। ये बात सुनने के बाद कमांडर की सड़क जाती है और वो उससे कहने लगता है तुम अपने औकात में रहो बच्चे। तभी टिनी उससे कहने लगता है नहीं तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए कमांडर, तुम्हें अपनी जगह पता रहना चाहिए और इस तरीके से एक्टिंग करना बंद कर दो जैसे कि तुम यहाँ के लॉर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें एक बात याद रखना चाहिए कि मैं यहाँ पर उस लॉर्ड का गेस्ट हूँ। आखिरकार तुम जैसे तुच्छ नाइट की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि लॉर्ड के गेस्ट पर इस तरीके से हथियार उठाने की? ये बात सुनने के बाद उस कमांडर की बड़ी सटक रही होती है और वो कमांडर उससे कहने लगता है कि मुझे पता था कि एक गटर में रहने वाले बच्चे से हमेशा बदबू ही आएगी और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। तभी जो टिनी होता है वो बेकार सा फेस बनाते हुए उस कमांडर से कहने लगता है मुझे नहीं पता क्या कर तुम क्या कहने में लगे हो, लेकिन यहाँ पर तुम जरूर हो जो बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है, स्पेशली जब तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा खराब हो चुका है, इतना ज्यादा सभी नाइट्स में से। ये सुनने के बाद वो कमांडर भड़क पड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन वहाँ का जो बटलर होता है वो उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि जो लॉर्ड है वो हमें बुला रहे हैं, और वो कमांडर अपने गुस्से को शांत करता है और टिनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्या चाहूँ बंदा है। और वो कमांडर उससे माफी मांगता है और कहने लगता है कि तुम जब लॉर्ड से बात करोगे तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम ठीक से बात करो उससे। आखिरकार जो लॉर्ड है वो एक स्टंटमैन है और टिनी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता हाँ ठीक है तो बकवास करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त कमांडर की वाकई में बहुत ज्यादा सटकी हुई है और मन में सोचते कहने लगता है कि जैसे ही मेरे लॉर्ड मुझे मूवमेंट में मतलब परमिशन दे देंगे मैं इस बच्चे को यहीं पर मारने वाला हूँ। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया था अंदर जाते हैं उनको और वो उस कमरे में पहुंच जाता है, यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट का लॉर्ड है और वो कमांडर उसे इंटरव्यू कराता है और वो उस लॉर्ड से कहने में लगा होता है कि यहाँ का जो नया बॉस है टिनी वो यहाँ पर आ चुका है और वो हमें लॉर्ड को इस्तेमाल करते दिखा जाता है और वो परमिशन देता आने के लिए। और टिनी अंदर आ जाता है उस लॉर्ड के सामने और जब वो उस लॉर्ड को देखता है तो टिनी की आंखें फटी रह जाती है और कभी तो शॉक हो जाता है और कहने लगता है मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये सच में लॉर्ड है। और सबसे पहले तो जाकर लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है और उसे सैल्यूट करता है। तभी लॉर्ड उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुमने इस तरह के मैनर कहाँ सीखे हैं? और टिनी उससे कहने लगता है कि मैंने कुछ प्रैक्टिस की थी ताकि मैं लॉर्ड से अच्छी तरीके से प्रॉपर्ली क्रिएट कर सकूं उन्हें और बात कर सकूं। तभी जो लॉर्ड होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम तो ऐसे बोलने में लगे कि जैसे कि तुम एक ग्रेट नाइट हो। तभी हमें इस लॉर्ड के बारे में दिखाया जाता है, इसका जो टाइटल है वो बैरन का है। तभी टिनी उसको देखते हो थोड़ा घबराते हो, कहने लगता है
क्या ये सच में वही लॉर्ड है जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में देखा था? और अगर ध्यान से सोचा जाए तो पिछली लाइफ में ये ड्रग एडिक्टेड बंदा था। क्या ये सच में इस तरीके से पतला हुआ करता था ड्रग एडिक्ट होने से पहले? लेकिन खैर इसकी स्टेट के बारे में भूल जाओ, लेकिन अभी भी ये बंदा नोबल है। और जो इलीगल लेजर्स मैंने जो ड्यूक वेलेंटिया को भेजे हैं, जिसमें सारी की सारी जानकारी है उस बुक में, तो जल्दी इस लॉर्ड का अंत होने वाला है। मुझे बस इस लॉर्ड को बिना पता लगाए इस बंदे को यहीं पर रखना है, ताकि जिससे पहले कि वो नाइट लोग यहाँ पर आए, यानी कि लॉर्ड वेलेंटिया यहाँ पर आए, ये यहाँ से भाग ना पाए। तभी लॉर्ड उससे कहने में लगा होता है कि तुम मुझे सर कान से भी ज्यादा बेटर तरीके से ट्रीट करने में लगे हुए हो। तभी टिनी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार मुझे अपने मास्टर को ही अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, तो उसकी स्वॉर्ड से बेटर तो मैं एक स्वॉर्ड को एक मास्टर से बेटर ट्रीट कैसे कर सकता हूँ? और आखिरकार मुझे भी तो आपकी स्वॉर्ड बननी है, ब्लेड बनना है। ये बात सुनने के बाद वो कमांडर भड़क पड़ता है और चिल्लाते हुए एकदम से शॉक हो जाता है सुनने के बाद। तो तभी लॉर्ड कहने लगता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम कमांडर करण को अपने कंपटीशन समझते हो? लगता है कि जो मेरा यंग गेस्ट है वो वाकई में बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, लेकिन क्या तुम सच में एक छोटे बच्चे हो? क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम किसी प्रकार के ड्वार्फ या फिर तुम्हारे रगों के अंदर किसी एल्फ का ब्लड तो नहीं रहने बहने में लगा हुआ है? ये बात सुनने के बाद टिनी उससे कहने लगता है, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं एक प्योर ह्यूमन हूँ और इस साल मैं 13 साल में कन्वर्ट हुआ हूँ, मतलब 13 साल को हो गया। ये सुनने के बाद वो कमांडर शॉक होता है और कहने लगता है, क्या तुम 13 साल के हो? तभी लॉर्ड खड़ा होते हुए उसकी तरफ इंटरेस्टिंग नजरों से देखता है और कहने लगता है, अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, लेकिन तुमने मेरे फंड्स के साथ जो किया है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। और अपने ऑरा को रिलीज करने लगता है, और तुम इच्छा रखती हो कि तुम मेरे ब्लेड बन जा, लेकिन तुमने मेरे पैसों के फंड्स के साथ क्या कर दिया? और काफी ज्यादा गुस्से में इस तरफ देखने लगता है, और आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया है बच्चे? अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए तुम ही बताओ मुझे। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारा पार्ट पसंद आया होगा, इस सीरीज को पसंद आया होगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जितना आप पे डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आ जाए, तो आप मुझे कमेंट करके बताना ही पड़ेगा कि आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है। और भाई सभी लोग कमेंट करना और लाइक तो करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल है लाइक्स का। एटलीस्ट कम से कम लाइक तो यार कर दोगे, 1 लाख 1000 लाइक्स कर दोगे तो लगा रहेगा कि हाँ गाइस आप लोगों को चैप्टर्स चाहिए। और डिपेंड करता है आप पर कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता कि आपको चाहिए, पर मैं कोशिश करूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नारा, साइनिंग आउट।